तो NISM PMS लेवल 1। लेवल 1 मीन्स XXIA। ठीक है, लेवल नहीं है। आप चाहो तो सेकंड लेवल भी दे सकते हो डायरेक्ट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसमें दे सकते हो आप। ऐसा नहीं है इसको पास करोगे उसके बाद उसे दे सकते हो। ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है, क्या होता है रिस्क एंड रिटर्न में, क्या रिलेशन होता है? हायर रिस्क, हायर रिटर्न। ग्रेटर द रिस्क, हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न। जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन इसका एक और मतलब है कि जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना गंवा भी सकते हो। मीन्स आपके ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि आपके पैसे डूब भी सकते हैं। ज्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न, हायर रिटर्न बस दिख रहा है ना इसमें, माइनस रिटर्न भी बोल लो। द ग्राफ जो यहाँ पे ग्राफ बना है ये बता रहा है कि कितना, यानी कि जितना रिस्क है उतना ज्यादा रिटर्न है। ठीक है, लो रिस्क लो रिटर्न। आपने कभी लाइफ में इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, या आपने किसी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं है कि रिटर्न होता क्या है। ठीक है, आपने केवल सिंपल बैंक की FDs या फिक्स डिपॉजिट में किया है, तो आपको पता ही नहीं होगा। लो रिस्क लो रिटर्न होता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बना है उसी को शो करता है। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क रिटर्न इज नॉन लीनियर, ये पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, देयर इज नो प्रोपोर्शन इंक्रीज इन द रिटर्न ऑफ एवरी यूनिट इंक्रीज ऑफ रिस्क। ठीक है, सिमिलरली दिस ग्राफ इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल। तो सबकी जो रिस्क एपिटाइट होती है उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिस्क इन इन्वेस्टमेंट। कितने टाइप के रिस्क होते हैं, क्या रिस्क होते हैं, उसका क्या मीनिंग है? ठीक है, तो रिस्क इज डिफाइंड एज द पॉसिबिलिटी दैट एक्चुअल अर्निंग कुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी अर्न। ठीक है, क्या है रिस्क? इज डिफाइंड एज अ पॉसिबिलिटी दैट एक्चुअल अर्निंग कुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी अर्न। मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? रिस्क इज डिफाइंड एज डिस्पर्सन अराउंड द एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। इसको अपन बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आने वाले जो चैप्टर्स है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को बहुत डिटेल में अपन देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो रिस्क होता है बिजनेस रिस्क। आप ये समझो कि मार्केट ओवरऑल पूरी दुनिया बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपकी कंपनी फेल हो रही है सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट करने में या प्रॉफिट। ठीक है, आपकी कंपनी में प्रॉब्लम है, आपकी कंपनी लोअर रिटर्न दे रही है या तो लॉस दे रही है इन्वेस्टर्स को, बाकी की सब कंपनी बहुत अच्छा चल रही है। ये बिजनेस रिस्क कैसे होता है? इंटरनल, या तो कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है या इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। एक्सटर्नल फैक्टर मीन्स इकोनॉमी से बाहर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, सम ऑफ द फैक्टर विच इंपैक्ट बिजनेस आर चेंज इन मार्केट डिमांड। मार्केट में डिमांड कम हो गया या बढ़ गया, इकोनॉमिक कंडीशंस, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज। आप ऑपरेशनल ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नए प्रोडक्ट इनोवेट नहीं कर पा रहे हो, या डिजिटल, जैसे आज के डेट में सभी के पास मोबाइल फोन है, तो टेलीफोन इंडस्ट्री जो लैंडलाइन थी वो खत्म हो चुकी। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, अगर रिटेल, देखो एक एग्जांपल याद दिया, अगर रिटेल कंपनी फेल टू अडॉप्ट द ई कॉमर्स ट्रेंड, वो क्या कर रहे हैं? इट में लूज कस्टमर। ठीक है, आज के डेट में आपने देखा होगा जो रिटेल कंपनीज जो है वो ई कॉमर्स ट्रेंड को भी फॉलो कर रही है। ठीक है, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इन्वेस्टर होल्डिंग इट्स स्टॉक और बॉन्ड में फेस लोअर रिटर्न। ठीक है, ये एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया। सेकंड होता है फिनेंशियल रिस्क। ठीक है, ये सब रिस्क पूछा जाता है। बिजनेस रिस्क आप समझ गए होंगे। फिनेंशियल रिस्क क्या है? रिफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी एट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, या तो मार्केट की फ्लक्चुएशन, क्रेडिट डिफॉल्ट किसी ने कर दिया, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी कांस्टेंट। ठीक है, थर्ड होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? कि आप उसको बाय या सेल करने में ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है आपको। ठीक है, अर्न इन्वेस्टमेंट विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग इट्स प्राइस। लिक्विडिटी अगर अच्छी है तो आप उसको कभी भी बाय और सेल कर सकते हो, जिस प्राइस में आपको सेल करना है आपकी मर्जी। ठीक है, नॉर्मल तो आदमी मार्केट प्राइस पे ही सेल करता है ना।
लेकिन जहां पे लिक्विडिटी नहीं होती वहां पे ये प्रॉब्लम होती है कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, हो सकता है उसमें आपको उससे कम रिटर्न आपको मिले। ठीक है। इट इम्पैक्ट्स बोथ इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट, इन्फ्लुएंसिंग हाउ हाउ लिक्विडिटी का मतलब क्या है, कितनी जल्दी इन्वेस्टर एग्जिट कर सकता है इन्वेस्टमेंट से। ठीक है। कई बार क्या होता है, इन्वेस्टर्स स्ट्रगल करते हैं, सेल शेयर्स एट डिजायर प्राइस, क्योंकि वहां पे बायर्स नहीं होते, लोअर सर्किट लगते हैं, आपने देखा होगा बहुत से स्टॉक। सबसे बड़ा एग्जांपल है पेनी स्टॉक्स और बॉन्ड ऑफ लेजर लोन इशूअर्स। बॉन्ड किसके, जिसके इशूअर को आप जानते नहीं। ठीक है, रिलायंस को आप सभी जानते हो, लेकिन कोई ऐसी कंपनी जो मार्केट में नई है या उसे न्यू कंपनी है लेके, और उसको आप लोग नहीं जानते, तो कौन खरीदेगा उनके बॉन्ड्स को। ठीक है। मे हैव फ्यूअर बायर और डिफिकल्ट टू सेल सिग्निफिकेंट क्वांटिटी एट डिजायर प्राइस। ठीक है। ऑन द अदर हैंड ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल जो होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, नो लिक्विडिटी रिस्क। आप चाहो तो फ्रैक्शन ऑफ मिनट में पूरी की पूरी उसके ट्रेजरी बिल बिक जाते हैं, गवर्नमेंट की होती है। ठीक है। नेक्स्ट होता है एक्सचेंज रेट रिस्क, जिसको करेंसी रिस्क भी बोलते हैं। ठीक है। अराइज व्हेन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है। इट प्राइमरली अफेक्ट द इन्वेस्टर होल्डिंग फॉरेन असेट्स सच एज स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड denominated in different currencies. A depreciation in investor home currency increase return, while appreciation reduce them. करेंसी, ठीक है, आप डॉलर, ठीक है, फॉरेन असेट्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, जो डिफरेंट करेंसी पे डिनोमिनेटेड है, मीन्स मान लीजिए आपने बॉन्ड इशू किया यूएस में, अगर वहां की करेंसी एप्रिसिएट हो रही है और होम करेंसी डेप्रिसिएट हो रही है, फिर तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है। जैसे इंडियन रुपीस वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, या अदर फॉरेन करेंसी स्ट्रांग हो रही है, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि एक इंडिविजुअल इंडियन इन्वेस्टर है जिसने यूएस स्टॉक को होल्ड करके रखा, अगर रुपीस स्ट्रेंथ होती है अगेंस्ट द डॉलर, रुपीस यानी कि अपना रुपया डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता है, तो आपका जो रिटर्न है इंडियन रुपीस में वो डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल रिस्क। अगर अपने देश में किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, तो वो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर दोनों को अफेक्ट करेगा। ठीक है। पर्टिकुलरली कहां पे, इमर्जिंग मार्केट में। रिस्क क्या होता है, रेगुलेटरी चेंजेस, टैक्सेशन पॉलिसीज, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, नेशनलाइजेशन, जियो पॉलिटिकल टेंशन, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है, सडन चेंज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन, अचानक से चेंज कर दिया, इंपोज कर दिया न्यू टैक्स। ठीक है, जो इंपैक्ट करता है इन्वेस्टर के रिटर्न को। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इलेक्शन, प्रोटेस्ट, वॉर। ठीक है, जिससे मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट होती है। ठीक है। फिर जियो पॉलिटिकल में वॉर, सैंक्शन, सैंक्शन अभी लग रहे हैं ना, सैंक्शन, यूएस सैंक्शन लगा रहा है, टेररिज्म। ठीक है। आपके किसी देश से रिलेशनशिप खराब हो जाए, जिससे ग्लोबल ट्रेड आपको डिसरप्ट हो, सप्लाई चेन, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लीडिंग टू मार्केट वोलेटिलिटी। ठीक है। फिर रेगुलेटरीज में आते हैं लॉ, पॉलिसीज, गवर्नमेंट रेगुलेशन, जो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट दोनों को अफेक्ट करते हैं। इट कैन अफेक्ट वेरियस सेक्टर, इन्फ्लुएंसिंग प्रॉफिटेबिलिटी, कंप्लायंस कॉस्ट, मार्केट स्टेबिलिटी। ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूड न्यू टैक्स लॉ, स्ट्रिक्टर फाइनेंशियल रेगुलेशन, इन्वायरमेंट पॉलिसीज। ठीक है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन। ठीक है। जैसे अचानक से किसी ने सडनली इंक्रीज कर दिया कैपिटल गेन टैक्स, उससे क्या हुआ, इन्वेस्टर के प्रॉफिट रिड्यूस हो गए। वाइल न्यू बैंकिंग रेगुलेशन में अफेक्ट फाइनेंशियल सेक्टर स्टॉक, नए रेगुलेशन आते हैं तो उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव निगेटिव दोनों टाइप के अफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप किस टाइप के इन्वेस्टमेंट करते हो? इक्विटीज में, बॉन्ड्स में, डेरिवेटिव्स में? तो ये सब सिक्योरिटीज है, ठीक है। तो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, आप जिसमें चाहो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल दोनों, ठीक है। फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट में क्या है? इक्विटी, बॉन्ड्स, ठीक है। नॉन फिनेंशियल में रियल एस्टेट, गोल्ड, कमोडिटीज, ठीक है। नॉन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट को रियल इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। सिक्योरिटीज में क्या क्या आते हैं? इक्विटी, बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव तीनों आते हैं। आर ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है इक्विटी। इक्विटी मीन्स आप परचेज कर रहे हो शेयर इन कंपनीज, इन्वेस्टर ओनरशिप स्टेक्स, ठीक है। और ऑनरशिप ले रहे हो। ऑनरशिप यानी आप उसके मालिक हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी आपने शेयर रखा है मीन्स उसके ऑनर मालिक हो आप। टू शेयर इन द कंपनी फॉर ग्रोथ एंड प्रॉफिट। थ्रू इक्विटी इन्वेस्टिंग इंडिविजुअल कैन बेनिफिट। इक्विटी में क्या क्या बेनिफिट मिलता है? कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है और डिविडेंड इनकम मिलती है। इक्विटी ज्यादा रिटर्न देती है कंपेयर टू अदर असेट क्लास ओवर लॉन्ग पीरियड। आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे ज्यादा रिटर्न किस में जनरेट होता है? ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न होता है तो इक्विटीज में। जो हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, ठीक है। आप जाके किसी मार्केट की हिस्ट्री देखो तो सबसे ज्यादा रिटर्न उसी में होता है एज कंपेयर टू अदर, ऑल्दो दे टेंड टू एग्जिबिट ग्रेटर वोलेटिलिटी एंड रिस्क। जबकि सबसे ज्यादा रिस्की इक्विटीज है, ठीक है। एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो से आप रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो बाय स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस वेरियस सेक्टर, जियोग्राफीज एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। दिस डाइवर्सिफिकेशन हेल्प मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्स परफॉर्मेंस इन एनी सिंगल स्टॉक। इक्विटी इन्वेस्टर मस्ट स्टे इन्फॉर्म अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन, रेगुलेटरी चेंजेस एंड ग्लोबल इवेंट, ठीक है, दैट में इन्फ्लुएंस मार्केट बिहेवियर, ठीक है। इक्विटी इन्वेस्टिंग ऑफर अ कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, ठीक है, वाइल इट रिक्वायर डिलीजेंट रिसर्च। इक्विटी में आपको रिसर्च चाहिए, पेशेंस चाहिए, टॉलरेंस और मार्केट फ्लक्चुएशन। मार्केट बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर होते हैं कैन कैपिटलाइज ऑन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड जनरेट सब्सटेंशियल रिटर्न ओवर अ टाइम, ठीक है। जो डिसिप्लिन ट्रेडर होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर एनालाइज कर सकते हैं इक्विटी यूजिंग फंडामेंटल, जिसमें आप कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कॉम्पिटेटिव पोजीशन, मैनेजमेंट क्वालिटीज, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सब देख सकते हो। इन्वेस्टर कंटिन्यू रिव्यू भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी के अनुसार, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो। लोग बोलते हैं ना रीबैलेंस कर रहे हैं अपन। कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है तो उसको ऐड कर लिया, जो खराब लग रहा है उसको सेल कर दी, ठीक है। फिर होता है फिक्स इनकम, जो इन्वेस्टर को क्या प्रोवाइड करता है? रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट एंड द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी। कॉमन एग्जांपल इंक्लूड गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, म्युनिसिपल बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल। These instruments are typically less volatile than equity and serve as essential component of diversified investment portfolio। क्या है इसमें? आपको फिक्स है रिटर्न, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये रिस्की नहीं होते, ये भी रिस्की होते हैं, ठीक है। इसमें आपको कैपिटल आपका प्रिजर्व रहेगा, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन कई बार क्या होता है बॉन्ड भी डिफॉल्ट करते हैं, आपको पीरियडिक इंटरेस्ट पेमेंट मिलते रहेंगी, इसको अपन कूपन भी बोलते हैं, ठीक है। फिक्स इनकम इन्वेस्टिंग इज नॉट विदाउट इट्स रिस्क। इसमें सबसे क्रिटिकल रिस्क होता है बॉन्ड प्राइस टेंड टू फॉल व्हेन मार्केट इंटरेस्ट रेट राइज। तो क्या होता है, बॉन्ड के जो प्राइस होते हैं वो फॉल होते हैं जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, ठीक है। इसमें क्रेडिट रिस्क भी होता है, स्पेशली क्रेडिट रिस्क किसमें होता है? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, जहां रिस्क ऑफ डिफॉल्ट आपके सिक्योरिटीज वैल्यू को अफेक्ट कर सकता है। साथ में इन्फ्लेशन रिस्क होता है। इन्फ्लेशन मीन्स आपको रिटर्न मिल रहा है 8%, इन्फ्लेशन आप आपके रिटर्न से ज्यादा है, ठीक है। टू मैनेज दिस रिस्क इन्वेस्टर डाइवर्सिफाइड करते हैं बॉन्ड्स और टाइप ऑफ बॉन्ड्स में और मैच्योरिटीज में, ठीक है। नेक्स्ट है कमोडिटीज।
इसमें होते हैं सॉफ्ट कमोडिटी। सॉफ्ट में कौन कौन आते हैं? कॉर्न, वेट, एग्रीकल्चर मीन सॉफ्ट। हार्ड कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो माइनिंग से मिलते हैं। ठीक है। सॉफ्ट कमोडिटीज पेरिसेबल होते हैं, खराब हो जाते हैं जल्दी, इसमें ज्यादा वोलेटिलिटी होती है उनके प्राइस में। ठीक है। देश कमोडिटीज की हायर सब्जेक्ट टू हाई बिजनेस साइकिल एज प्राइस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। और सॉफ्ट कमोडिटी का लो कोरिलेशन होता है बॉन्ड और स्टॉक से, उनका कोई रिलेशन नहीं होता ज्यादा। ठीक है। हार्ड कमोडिटी सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए है, जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको रिजर्व असेट्स भी बोलते हैं। ठीक है। ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। गोल्ड हैज एक्वायर स्टेटस ऑफ सेफ हेवन। सेफ हेवन असेट्स है। और सोचो अभी गोल्ड के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है अगर गोल्ड का प्राइस इसी तरीके से बढ़ते गया तो। ठीक है। और सबसे ज्यादा हेज बेस्ट है, हेजिंग देते हैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट गोल्ड। ठीक है। अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है ये जब अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट इन टाइम ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। ठीक है। तो अभी के अनुसार आप अपना रिसर्च लगाइए। ठीक है। गोल्ड है सोन डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। ठीक है। नेक्स्ट है रियल असेट्स। ठीक है। रियल असेट इन्वेस्टमेंट इज पॉपुलर फॉर वेल्थ क्रिएशन, offering tangible assets and potential for steady return. There are various type of real asset investment, including residential, commercial, industrial, and manufacturing real assets. Specialized segments such as healthcare facility and student housing. ठीक है। One of the primary opportunity for real estate potential, क्योंकि इसमें इनकम जनरेशन भी होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों मिलता है। ठीक है। रियल असेट्स में सेवरल रिस्क होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट फ्लैक्चुएशंस होता है इसमें, इंटरेस्ट रेट जो प्रॉपर्टीज होती है उसकी वैल्यूज में, रेंटल इनकम में, लिक्विडिटी रिस्क होता है, आप उसको इतनी आसानी से सेल नहीं कर सकते, उसके लिए टाइम चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, एक्सपेंसेस लगते हैं, मेंटेनेंस, रिपेयर, रेगुलेटरी कंप्लायंस के। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बाद स्ट्रक्चर प्रोडक्ट। स्ट्रक्चर प्रोडक्ट इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसमें ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बॉन्ड, इक्विटीज विद डेरिवेटिव, मींस बॉन्ड एंड इक्विटीज भी है और डेरिवेटिव भी है, जो कस्टमाइज रिस्क रिटर्न प्रोफाइल लेता है। दे ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर इनहेंस रिटर्न, डाउन साइड प्रोटेक्शन, एक्सपोजर टू स्पेसिफिक मार्केट मूवमेंट दैट मे नॉट बी पॉसिबल थ्रू। ठीक है। जो नॉर्मल जो असेट्स है उसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में आपको कैपिटल प्रोटेक्शन भी मिलेगा, फिक्स इनकम भी मिलेगी, ट्रेड टेलर मेड स्ट्रेटजीज भी मिलेगी। ठीक है। इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस और रिस्क होता है। ऐसा कोई फाइनेंशियल एसेट नहीं है जिसमें रिस्क नहीं होता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, लैक ट्रांसपेरेंट है, डिफिकल्ट फॉर रिटेल इन्वेस्टर है टू फुली अंडरस्टैंड, लिक्विडिटी भी रिस्क है, टू कैन बी अ रिस्क, दे आर नॉट ऑलवेज इजिली ट्रेडेबल बिफोर मैच्योरिटीज, ये भी प्रॉब्लम है। इन्वेस्टर आर एक्सपोज टू क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क भी है। ठीक है। लेकिन ये न्यू प्रोडक्ट्स हैं, इनोवेशन। अब नॉन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है, ये क्वेश्चन आया था इसलिए इसको देख लेने, एक लाइन का है बस। आर्ट्स, पेंटिंग, हॉर्स, डिस्ट्रेस असेट, ये नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है। आर्ट और पेंटिंग का भी प्राइस एप्रिसिएट होता है, और ये भी हेज करते हैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, मार्केट वोलेटिलिटी में। ठीक है। और इनकी कल्चरल और एस्थेटिक वैल्यू होती है। इन्वेस्टिंग इन हॉर्स, रेसिंग और ब्रीडिंग, ठीक है, कैन yield रिटर्न थ्रू प्राइस अर्निंग, स्टार्ट फीस, इवेंचुअल रीसेल। ठीक है। तो ये सब भी प्रोडक्ट्स हैं ट्रेडिशनल्स, नॉन ट्रेडिशनल्स। ठीक है। इसमें हम लोग हॉर्स नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन हमको पढ़ना जरूरी कि हॉर्स क्या है। पेंटिंग हो सकता है कि अपन खरीद भी ले अगर पैसे अच्छे कमा लिए लाइफ में तो, लेकिन हॉर्स कौन खरीदेगा? ठीक है। हॉर्स भी लोग खरीदते हैं, सोच लो, है ना। चैनल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पे मैंने डायरेक्ट गया और मैं खरीद रहा हूँ, कंपनीज के शेयर्स भी खरीद रहा हूँ, गवर्नमेंट बॉडीज से भी कमोडिटीज, गोल्ड सिल्वर भी खरीद रहा हूँ।
ठीक है। डीलर से खरीद रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर। फिनेंशियल सिक्योरिटीज में अपन ब्रोकर से खरीद रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहला होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको इसके जो पॉइंट्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रोकर, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक सिंपल लाइन में बताऊं, distributor play crucial role in financial ecosystem by helping investor access various investment products such as mutual fund, bond, and other investment products. Or they act as an intermediary between assets management company and retail or institutional intermediaries. Facilitated investment transaction, providing necessary information. Distributors earn commission or fees based on the product they sell. They offer convenience and access to multiple financial instruments. Investors should ensure that distributor align their financial goal. ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर मैं हूं, मैं म्यूचुअल फंड का, ठीक है। तो मैं आपको फिनेंशियल गोल के अनुसार मैं प्रोडक्ट दूंगा, आपकी रिस्क एपेटाइट के अनुसार। लेकिन असलियत में क्या होता है, लोग अपने कमीशन के अकॉर्डिंग लोगों को प्रोडक्ट सेल करते हैं। आपसे मुझे बहुत कमीशन मिलने की उम्मीद है या ऐसा प्रोडक्ट सेल करूंगा, और आपके रिटर्न से मुझे क्या करना है, मुझे तो कमीशन मिल गया, ऐसा प्रैक्टिकली चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है देखो, फिनेंशियल गोल, आपका फिनेंशियल गोल क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट। सेकंड, ब्रोकर्स, जिसके थ्रू अपन बाय और सेल करते हैं सिक्योरिटी, स्टॉक, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स, ऑपरेट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है। और ब्रोकर को क्या मिलता है, ब्रोकरेज फीस, कमीशंस, ठीक है। ब्रोकर प्रोवाइड, ब्रोकर अपने को क्या क्या प्रोवाइड करता है, मार्केट एक्सेस, रिसर्च इनसाइट, एडवाइजरी सर्विस। फुल टाइम फुल सर्विस ब्रोकर भी होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर भी होते हैं, जो लो कॉस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अपने को ब्रोकर चूज करना चाहिए बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट नीड, फीस एंड सर्विंग सर्विस ऑफरिंग। अगर अपन देखिए, टू बी फ्रैंक मैं भी आप लोग को बताता हूँ, अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना है, अच्छा, यानी कि 5 to 10 years का आपका टाइम फ्रेम है, तो आपको फुल सर्विस ब्रोकर लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास डिपॉजिट होता है, वो कहीं नहीं जाता, लेकिन एक रिस्क है कि ब्रोकर भी डिफॉल्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ब्रोकर्स अपने को सेलेक्ट करने चाहिए जो जिनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है, यानी कि टॉप के ब्रांड्स है वो। डिस्काउंट ब्रोकर नहीं होने चाहिए, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके लिए डिस्काउंट ब्रोकर ठीक है, ठीक है। रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का अगर आप कोर्स कर लेते हैं, आप इन्वेस्टमेंट के गाइडेंस दे सकते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विस दे सकते हैं, टेलर टू इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल लीड। दे मैच इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल गोल, रिस्क एपेटाइट विद सुटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अंडर अ गिवन मार्केट कंडीशन। सम एडवाइजर, कुछ एडवाइजर जो होते हैं जिनको कमीशन मिलती है प्रोडक्ट सेल करने से, और कुछ लोग एडवाइजरी फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। जो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं इन इंडिया फॉलो फिड्यूशरी स्टैंडर्ड, ये वर्ड याद रखिएगा, फिड्यूशरी, इंश्योरिंग क्लाइंट फर्स्ट रिकमेंडेशन, क्लाइंट जरूरी, चूजिंग अ क्वालिफाइड अनबायस्ड एडवाइजर, ठीक है। इसका एक कोर्स भी होता है एनआईएसएम एक्से सीरीज में, ठीक है। आप लोग चाहो उसको दे सकते हो, लेकिन पीएमएस एक अलग फील्ड है, वो भी एक अलग फील्ड है। लेकिन जितना स्टडी हम लोग यहाँ कर रहे हैं, इसका डबल स्टडी एनआईएसएम एक्स ए में करना पड़ता है, ठीक है। हेल्प इन्वेस्टर नेविगेट कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मार्केट, ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो, अचीव लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का क्या रोल है, रजिस्टर्ड मीन्स सेबी से लाइसेंस मिला हुआ है, RIA बोला जाता है, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू मैनेज पोर्टफोलियो, investor can invest through various regulated investment vehicle which are professionally managed, expert for fees and profit sharing, या तो आपसे फीस लेंगे या तो प्रॉफिट शेयरिंग। जैसे म्यूचुअल फंड है, ठीक है, म्यूचुअल फंड से क्या होता है, फीस लेते हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फीस लेते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, PMS, ठीक है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, टू ग्रो देयर वेल्थ, ईच ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट व्हीकल हैज डिस्टिंक्ट रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। फिर होते हैं म्यूचुअल फंड्स, पहला म्यूचुअल फंड होते हैं,
फंड मैनेजर होते हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन स्कीम ऑब्जेक्टिव। स्कीम ऑब्जेक्टिव मीन्स रिटायरमेंट फंड है कि चाइल्ड फंड है, चिल्ड्रन केयर फंड है कि ग्रोथ फंड है। दे इंश्योर डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड प्रोवाइड लिक्विडिटी, इन्वेस्टर कैन बाय सेल यूनिट इजीली। उनकी एक एनएवी होती है, एनएवी का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। पोर्टफोलियो होल्डिंग होती है, अदर की मैट्रिक्स रेगुलेशन होता है, ठीक है। इन्वेस्टर प्रीफर म्यूचुअल फंड, क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनली मैनेज होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है और कॉस्ट लोअर होता है, ठीक है। ठीक है। सेकेंड होता है पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। पीएमएस क्या ऑफर करते हैं? डिस्क्रेशनरी और नॉन डिस्क्रेशनरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दे एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो विद पर्सनलाइज्ड अप्रोच। जो चैप्टर 7, 8, 9 की बात करता हूँ ना, वो इन्हीं सब चीजों को डिटेल में है। लेकिन इतना भी अगर अपन पढ़े हैं ना तो ये बहुत है, ये भी जानना जरूरी है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है बस। पीएमएस जो होता है ना, पोर्टफोलियो मैनेजर, वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 50 लाख। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी है जो सोशल मीडिया में अवेलेबल हैं जो बोलते हैं 5 लाख को भी हम मैनेज करते हैं, हम पोर्टफोलियो मैनेजर है, 5 लाख भी ले लेते हैं। 50 लाख तो मिनिमम है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। आपको अगर पीएमएस की सर्विस चाहिए तो 50 लाख कम से कम इन्वेस्टमेंट करना होगा। थ्रू मैनेज बाय पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट रिसीव डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ स्टॉक और असेट इन देयर पोर्टफोलियो, ठीक है। पीएमएस होता है वो बेस्ट होता है एचएनआईज के लिए, सीकिंग कस्टमाइज स्ट्रेटजी, हायर रिस्क एक्सपोजर एंड एक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। इससे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होते हैं प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं? नॉन ट्रेडिशनल एसेट लाइक प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड, वेंचर कैपिटल, डिस्ट्रेस्ड एसेट्स। इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं, इसको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी 1 में आता है स्टार्टअप, वेंचर फंड और सोशल वेंचर। कैटेगरी 2 में प्राइवेट इक्विटी एंड डेब्ट। कैटेगरी 3 में हेज फंड एंड लॉन्ग लास्ट शॉर्ट फंड। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना भी जानना जरूरी है, आप लोग जान के रखो। देखो, एग्जाम की डेट आप चाहो तो आज 29 है, आप एक वीक, एक हफ्ते बाद की भी डेट रख सकते हो, 10 डेज के बाद की तो डेट ले ही लो, ठीक है। और एग्जाम दो और आगे बढ़ो, बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जो लाइफ में देने, 10 डेज बहुत होता है इस एग्जाम के लिए। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब एग्जाम में आप बैठो। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं आ रहा है सर, पूरा पढ़ना है, 1-2 बार रिवीजन करना है, ऐसा नहीं। आपको कॉन्फिडेंस मैं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ ना, 10 दिन काफी है। अगर आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है तो आप 10 दिन बाद का डेट लो और एग्जाम क्वालिफाइड करो। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं एआई से। पहला फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। एआईएफ मैनेजर हैंडल सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। दे इंश्योर कंप्लायंस विद सेबी रेगुलेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और हायर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होता है? 1 करोड़, 1 करोड़ कम से कम इन्वेस्टमेंट करना है आपको एआईएफ के लिए। सुटेबल किसके लिए होता है? इंस्टीट्यूशनल एंड एचएनआई इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर 1 कंप्लीट है। ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस है, ये जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम में आए। अगर आपने चैप्टर 1 अच्छे से कर लिया तो इसके इसको अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन देख के एक बार समझ में आएगा कि आपने कितना अच्छा, यानी कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां तक अच्छे से स्टडी करिए। चैप्टर 1 आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करके देगा। आपको कॉन्फिडेंस कौन देगा? चैप्टर